हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों को इस मोल कंसेप्ट के लेक्चर 3 में स्वागत है। भाई आज हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। आज फिर से एक नए कंसेप्ट सीखेंगे और इस टॉपिक को हर एक लेक्चर में कंप्लीशन की ओर ले जाएंगे। आप सभी बच्चे को आज के इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा कि एवरेज मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं किसी भी गैसियस मिक्सचर का। उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा रिलेटिव डेंसिटी किसको कहते हैं, अब्सोल्यूट डेंसिटी किसको कहते हैं, वेपर डेंसिटी किसको कहते हैं। उसके बाद अभी तक जो कंसेप्ट हम क्वेश्चन करवाए हैं या कंसेप्ट बताए हैं, इससे रिलेटेड जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अब आप लोगों को बच्चे इस पूरे लेक्चर में ईमानदारी से बस एक एक पॉइंट को सीखना है। अगर कहीं पे दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ बच्चे हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। अगर आपको ये पूरा क्लास देखो, वैसे आपको पता है डे 1 को मैं आपसे बात किया था कि बच्चे ये जो क्लास है दरअसल ऑफलाइन क्लास है। हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इनको अभी इस पूरे टारगेट बैच का ये मतलब डॉक्टर 50 बैच है नीट 2027 के लिए, और इन सभी बच्चों का ऑफलाइन का बैच है। लेकिन मेरा एक कोशिश है कि आप सभी बच्चे को भी ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का फीलिंग आए। इसके चक्कर में बच्चे बस सामने कैमरा लगा हुआ है, बाद बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, इन लोगों को अच्छे से पढ़ाना है और वही चीज आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में। अब आपको करना क्या है, अगर ऑफलाइन यही सेम कंटेंट क्लास में बैठ के पढ़ना है तो आप पटना आओगे। पटना में एक जगह है बाबू भिखना पहाड़ी, पटना में एक जगह है भिखना पहाड़ी। आप यहाँ आओगे और हमारे ऑफलाइन सेंटर जिसका नाम है डॉल्फिन क्लासेज, जिसका नाम है बउआ डॉल्फिन क्लासेज, इसको इनरोल करोगे। साथ ही साथ अगर कहीं दूर के बाहर के बच्चे हैं, आउट ऑफ पटना के बच्चे हैं, वो इस नंबर पे कॉल जरूर कर लेंगे 860131 68 642। आप इस पे कॉल जरूर कर लेंगे, इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब सवाल करते हैं भाई, सुनो इधर, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ाई कर चुके हैं। मोल कैलकुलेशन कर चुके हैं, स्टार्टिंग में मोल तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ बेसिक बातें का जरूरत था, वो सब पढ़ाई कर चुके हैं ना। अब हम लोग आज फिर से एक बार थोड़ा सा इधर पिछला क्लास में ये सेम चीज पढ़ाए थे लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ाए थे। कभी कभी होता है ना कि थ्योरी दिमाग में करने लगता है कि भाई थ्योरी भी अगर इसका मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो देखो कुछ नहीं है भाई, एवरेज एटॉमिक मास का बस एक थ्योरी है नॉर्मल सा कि हमको कोई एक एलिमेंट एक्स मानना है। हमको क्या करना है, एलिमेंट एक्स मान लेना है। और सर इस एक्स एलिमेंट का 3 आइसोटोप यहाँ पे दिया हुआ है। कितना आइसोटोप, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है ना, दरअसल आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास होता है। किसका? तो इसीलिए हम लोग कोई एक एलिमेंट एक्स माने हैं जिसके पास कितना आइसोटोप होगा। यहाँ से हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना लेंगे कि आइसोटोप होगा तो 3 ही आइसोटोप होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नेचर में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके 3 आइसोटोप है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके 2 आइसोटोप है। ये एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करेगा कि किसका कितना आइसोटोप होगा, और ये हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं है, ये नेचर में देखा गया है। ठीक है, अब जाके बात करें तो एवरेज एटॉमिक मास में हम लोग को ये पढ़ना है कि जिस भी एलिमेंट का आइसोटोपिक कंपोजिशन नेचर में होगा उसी सभी एलिमेंट का क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। अब मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है, एक्स का 3 आइसोटोप, एक है बाबू XM1, एक है XM2, एक है XM3। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप सबको पता है कि ये एक्स और कुछ नहीं है, एलिमेंट का क्या है, एलिमेंट का क्या है, ये एक्स क्या है, एलिमेंट का सिंबल है भाई, क्या है, सिंबल। और इसके ऊपर जो है उसको क्या कहते हो, मास नंबर कहते हो। क्या कहते हो? अब तुमको पिछला क्लास में एक बात बताया गया था कि कोई भी एलिमेंट रहे उसका सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे हम मेंशन नहीं भी कर रहे हैं तो क्या सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन अलग कौन है, इसका मास नंबर M1 है, इसका मास नंबर क्या आइसोटोप का डेफिनेशन फॉलो किया कि भाई वो एक ही एलिमेंट का डिफरेंट रूप जिसमें मास नंबर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो आइसोटोप कहलाएगा। यहाँ बोला है कि एक्स एलिमेंट का 3 आइसोटोप, एक ये एक ये एक ये, और उसी का सेम का परसेंटेज अबंडेंस दिया है। x1 का XM1 का दिया है A1 परसेंटेज, XM2 का दिया है A2 परसेंटेज, और XM3 का कितना परसेंटेज, कितना, A3। अब जाके इसको हम लोग को बदलना है बाबू एवरेज एटॉमिक मास में। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी आइसोटोप का मास नंबर है उसी के आपको लेना है परसेंटेज कंपोजिशन। इस बात को याद आ रहा है, ये बात याद आ रहा है पिछला क्लास का। फिर दूसरा आइसोटोप कौन है, XM2। यहाँ पे बाबू इसी सेम का जो आइसोटोपिक अबंडेंस है वो लेना है, परसेंटेज अबंडेंस। उसके बाद तीसरा कौन है, XM3, इसका कितना परसेंटेज है बाबू रे,
यानी कि यहाँ जो डेटा लेते हैं हम लोग कौन सा लेते हैं, परसेंटेज अबंडेंस। ये बात समझ में आया। अब यहाँ से अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़े तो कल वाला क्लास में हम आपको सिखाए हुए हैं एवरेज एटॉमिक मास और कुछ नहीं होता है सर, इसके मास नंबर को इसी के परसेंटेज वाले से मल्टीप्लाई करना है, करते जाओ आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। फिर अगला बार भाई इसके मास नंबर को इसी के परसेंटेज वाले से मल्टीप्लाई M2 A2, फिर आगे बढ़ोगे M3 A3 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस, यहाँ पे रूल है कि जितना परसेंटेज रहता है सबको क्या कर देना है, सम कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। बहुत बढ़िया बात, ये हो गया आपका पिछला क्लास का ये कंसेप्ट के रूप में अगर लिखना चाहते हो तो ये हुआ कंसेप्ट। वैसे क्वेश्चन करना आपको आता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लेके आए, बनाओगे? अभी बस क्वेश्चन को देखना है, बन जाएगा आप सबसे। कल भी ये क्वेश्चन कर चुके हो। अभी तीनों क्वेश्चन को देखिए, होमवर्क दे देंगे तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इतना। यहाँ गेम खेल दिया है। अभी तक आप लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते थे, इस क्वेश्चन में दे दिया है। पढ़ रहे हो क्वेश्चन? देखो क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते जाइए। बोल रहा है कि अगर सर एवरेज एटॉमिक मास, या देखो यहाँ पे एक टर्म आ गया वेट। मेरा क्वेश्चन है आपसे, केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। फिजिक्स में होता है अंतर, केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता। देखो फिजिक्स का अंतर बताते हैं। फिजिक्स में मास को हम कैपिटल या कोई भी एम से दिखाते हैं, लेकिन वेट को किससे दिखाते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेट हम किसको कहते हैं, कोई भी मास को लटकाते हैं तो नीचे की ओर उसमें क्या लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये होता है बराबर वेट के। ये फिजिक्स का मतलब है, लेकिन केमिस्ट्री में जिसको मास कहेंगे उसको वेट कहेंगे। तो भाई केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं है इसमें मास और वेट में। तो यहाँ पे बोल दिया है कि एवरेज एटॉमिक वेट किसका निकालना है, किसका दिया है, कितना दिया है, लिखते जाओ। जो दे दिया है लिखते जाओ। तो एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया है सर 35.5 U। अब बोल रहा है कि फाइंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। एक आइसोटोप कितना है बाबू, Cl35 और दूसरा कौन है, Cl37। यही है। अब देखो करना क्या है सर, क्लोरीन का दो आइसोटोप था, एक है सर Cl35 दिया हुआ है और एक कौन दिया है, Cl37। अब हम तुमसे पूछते हैं भाई इसका परसेंटेज अबंडेंस कैसे निकलेगा। मान लो इसका परसेंटेज अबंडेंस को x मान लेते हो, कितना मान लेते हो, इधर ध्यान दो, इसके परसेंटेज अबंडेंस को कितना मानिएगा, x। तो मेरे भाई दूसरे वाले का क्या 100 माइनस x मान लेते, किसी को दिक्कत है क्या कि परसेंटेज हम देखबे करते हैं किसमें, 100 में। परसेंटेज किस में देखते हैं, 100 में देखते हैं। तो एक का अगर x परसेंटेज है तो दूसरे के पास कितना बचेगा, 100 माइनस x ही ना बचेगा। ये बात जान रहे हो। तो अब करना कुछ नहीं, अब आपको पता है सर कि यहाँ से लगा देंगे एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट। एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्या था कि सर इसके मास नंबर को इसी के परसेंटेज वाले से मल्टीप्लाई लगा दो मेरे भाई, 35 इंटू एक्स होगा क्या। फिर अगला सर इसके मास नंबर को इसी के परसेंटेज वाले से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा भाई 37 इंटू 100 माइनस एक्स। अब यहां से अगर सोल्व करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा 100। कैसे, x को जोड़ोगे 100 माइनस एक्स में तो आ जाएगा 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा और 100 माइनस, देखो x का वैल्यू किसको माने हो, Cl35 वाले का। तो x का जो वैल्यू निकलेगा Cl35 का परसेंटेज अबंडेंस, और जो 100 माइनस एक्स करोगे किसका परसेंटेज अबंडेंस देगा, Cl37 का दे देगा। ठीक है, ये IIT में एक बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत पुराना, हमारे जन्म से पहले, लेकिन पूछा है कहाँ पे, IIT के अंदर। तो भाई ये उतना हार्ड नहीं है, एक सिंपल प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पे आगे बढ़ेंगे आंसर आ जाएगा। अब यहां से हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो, गिवन दैट परसेंटेज अबंडेंस या गिवन दैट अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, कौन कौन आइसोटोप है, Fe54, Fe56 और Fe57। कितना कितना परसेंटेज है भाई, 5%, 90% और 5% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पता चला, जिस सीक्वेंस में आगे दिया रहता है उसी सेम सीक्वेंस को पीछे भी फॉलो करना होता है। आगे सीक्वेंस कौन था, Fe54, उसके बाद का सीक्वेंस क्या है, Fe56, उसके बाद का सीक्वेंस क्या है, Fe57। तो याद रखना Fe54 का दिया रहेगा शुरुआत का 5%, उसके बाद Fe56 का 90% और उसके बाद मेरे भाई Fe57 का 5%। ये सब दे दिया, अब आपसे पूछ लिया एवरेज एटॉमिक मास। होमवर्क छोड़ दें, बन जाएगा मेरे भाई, बताओ हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, घर पे बना लेना आप लोग इसको। अब अगला क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे, जितना भी वेरिएंट हो सकता है वो लेके हम आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एवरेज मोलर मास। मोलर मास भी क्या यार, एटॉमिक मास ही होता है ना।
मोलर मास अगर एटम के रूप में पढ़ते थे तो बोलते थे ना मोलर ग्राम एटॉमिक मास ऐसे करके। यहाँ एवरेज मास हम मान सकते हैं, मान सकते हैं, हाँ जो भी होगा यहाँ मान सकते हैं भाई। मोलर एवरेज मोलर मास को एवरेज एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट पे चलो लगा देते हैं। तो एवरेज मोलर मास पूछा है, ये पूछा है किसी भी लैंग्वेज में, हमको समझना है कि मेरे से पूछा है एवरेज एटॉमिक वेट, ये बात समझ जाओगे। एवरेज एटॉमिक वेट क्लोरीन का पूछा है भाई, एक मिनट, एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज इतना, अच्छा दे दिया है भाई, एवरेज मोलर मास दे दिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज इतना दे रखा है। अब जाके क्या पूछा है, आपको रेशियो चाहिए क्लोरीन 35 का और क्लोरीन 37 के रेस्पेक्ट में, रेशियो ऑफ ए एंड बी, पिछला क्लास में पढ़ाए थे ए बाई बी होता है, यहाँ रेशियो चाहिए Cl35 और Cl37 का अबंडेंस का, किसका मेरे भाई, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन, यही ना पूछा है। नेचुरली अकरिंग का मतलब नेचर में कितना पाया जाता है, यही पूछा है। कितना पाया जाने का मतलब परसेंटेज या फिर उसका कंपोनेंट नेचर में कितना है, करना कुछ नहीं है, आपको अच्छे से पता है भाई। दो आपके सामने आइसोटोप है, कितना आइसोटोप है, दो आइसोटोप Cl35 और Cl37 भाई मेरे। यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो भाई इसका अगर हम x मान लेते हैं, हम सबको एक ही प्रोफाइल में लेके चलेंगे, तो इसको क्या कर देंगे 100 माइनस x कर देंगे। अब करना कुछ नहीं है, तुमको भाई दे दिया है 35.5 एवरेज एटॉमिक मास, तो यहाँ क्या करोगे 35 इंटू एक्स, आप प्लस क्या करोगे 37 इंटू 100 माइनस एक्स करिएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। क्यों हम यहाँ पे इसको x माने तो इसको 100 माइनस एक्स, क्योंकि यही दोनों मिला के 100% करेगा ना, तो एक का अगर x हो गया तो दूसरे का 100 माइनस एक्स होगा क्या। अब यही बात पे यहाँ पे भाई इसको सोल्व करिएगा, x निकल जाएगा, उसके बाद 100 माइनस एक्स निकलेगा, दोनों का रेशियो निकाल लो, काम बन जाएगा। ये था होमवर्क भाई, आप लोगों से भी उम्मीद लगाता हूँ कि कुछ चीजें हम हिंट देंगे तो आप लोग बना लोगे। कैसे बनेगा इसके लिए मैं बोल दूं, आप जो क्वेश्चन मेरे से पूरा इन डिटेल हम सोल्व किया ना, उस पूरा क्वेश्चन को आप जाके घर पे खुद से बनाओ, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन में वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करिए, आप भी महारथी हो जाइएगा। पानी है, ज्यादा देर नहीं लगता कि पढ़ा पाएंगे भाई, फीवर बढ़ रहा है यार। नहीं तो एक दो टॉपिक पढ़ा देते हैं, आने का मकसद सही होना चाहिए। देखो अब भाई ये सब तो घर से बना लीजिएगा ना, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ाएं, नया टॉपिक। अब देखो ये टॉपिक जनरली आपके लिए नया होगा, टॉपिक का नाम क्या है भाई, एवरेज मोलिक्यूलर वेट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले पढ़े हो एवरेज एटॉमिक वेट, क्या पढ़े हो, वहां पे आप लोग क्या सीखे हो, सर एटम का जो आइसोटोप होगा उसका हमको एवरेज निकालना है, यही पढ़े हो। यहाँ पे हेडिंग पढ़ो तो भाई क्या दिया है, एवरेज मोलिक्यूलर, यानी कि डिफरेंट मोलिक्यूल रहेगा उसका एवरेज मोलिक्यूलर वेट चाहिए, यही ना। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे हम एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट पढ़े थे आइसोटोप के केस में, किस केस में, या ये पढ़ेंगे बाबू गैसियस मिक्सचर के केस में, किस केस में, ये प्लीज याद रखिएगा, वैसे क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा। ये एवरेज मोलिक्यूलर वेट या एवरेज मोलिक्यूलर मास हम किस केस में पढ़ेंगे, गैसियस मिक्सचर के केस में, किस केस में पढ़ेंगे, गैसियस मिक्सचर के केस में, ये याद रखिए बुआ, गैसियस मिक्सचर के केस में पढ़ना है, गैसियस मिक्सचर के केस में पढ़ाई करेंगे। तो अब यहां से अगर हम कंसेप्ट की ओर बात करें तो देखो क्या बोला है, ध्यान से बस सुन लीजिएगा। बोला गया है कि भाई कोई एक मिक्सचर है, कोई क्या है भाई, मिक्सचर है, ध्यान से सुनो। आंसू इधर देखो, अब कंसेप्ट देख लो एक बार, क्वेश्चन बन जाएगा भाई, जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ना क्लास में, हाँ वो लॉलीपॉप क्वेश्चन बन जाएगा, एक बार खाली कंसेप्ट सीखो तो सही। यहाँ देखो बाबू, कोई एक मिक्सचर में आपके पास कितना स्पेसीज है बाबू रे, 3 स्पेसीज। मान लेते हैं कि कोई एक मिक्सचर है जिसके पास कितना है, 3। मान लो ना बाबू कि ये अपना एक मिक्सर बनाने वाला कंटेनर है जिसमें एक स्पेसीज ए है, दूसरा स्पेसीज बी है, तीसरा स्पेसीज कौन है, सी है। अब पता है संयोग कितना बढ़िया है, ए का नंबर ऑफ मोल मान लो आपको दिया है Na, बी का नंबर ऑफ मोल कितना दिया है Nb, और सी का नंबर ऑफ मोल कितना आपको पता है Nc। ये बात समझ में आया। एक बात और आपको पता है कि जो स्पेसीज ए है उसका आपको मोलिक्यूलर मास भी पता है, कितना है इसका मोलिक्यूलर मास, ए का मोलिकुलर मास Ma, बी का मोलिकुलर मास Mb, सी का मोलिकुलर मास Mc। अब जाके यहां से बात करते हैं बाबू, अब हाँ हो गया, हंसना नहीं था तो अरे भाई तो हम यहाँ का Mc का मतलब बोले सी का मोलिकुलर मास,
तो काहे ला हंसा, हमारा नहीं समझ में आता है। अब यहाँ से पढ़ाई करते भाई, यहाँ से पढ़ाई करते, ध्यान से सुनो। तो अब जाके यहाँ से क्या करना है, ये पूरा केस दिया हुआ है आपका जो मिक्सर है ए बी और सी से मिलकर बना है, जिसका दो क्रीडेंशियल यानी कि दो बातें दिया है ए बी और सी के बारे में। नंबर ऑफ मोल दिया है और मोलिकुलर मास दे दिया है सभी का, जो भी स्पेसीज आप मिक्सर बनाने के लिए लेते हैं उनका। अब आपको क्या करना है, क्या मांगा है बाबू आपसे, एवरेज। देखो इसका मतलब होता है एवरेज, हम मेरा शॉर्ट लिखने का तरीका है, एवरेज को एवीजी लिखेंगे। एमओएल डॉट का मोलिकुलर मतलब होता है, एमओ डॉट का मतलब, और डब्ल्यूटी का मतलब वेट होता है। तो एवरेज मोलिकुलर वेट, सिंपल सा मेरे भाई, उस पूरे मिक्सर का क्या लोगे, टोटल वेट। उसको किससे डिवाइड कर दोगे, उस पूरे मिक्सर के टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल मोल से। तो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल वेट डिवाइडेड बाय। हम एक बेसिक फॉर्मूला आपसे पूछना चाहते हैं मेरे भाई, अगर मान लो तुमको नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या यहाँ से जिसको आप मास इन ग्राम बोले हो लिख सकते हो क्या, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वही मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये बोल सकते हैं आप लोग या नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन जब देख रहे हैं आप, तो जो आपका मिक्सर है उसमें नंबर ऑफ मोल आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल, और क्या दिया हुआ है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है। क्या दिया है, मोलिकुलर। अरे तुम एक बात बताओ, मोल और मोलिकुलर मास से उस पार्टिकुलर स्पेसीज का मास निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए था टोटल वेट, टोटल वेट का मतलब क्या, ए का वेट लेना पड़ेगा, बी का वेट लेना पड़ेगा और सी का। कहने का मतलब इस फॉर्मूला को हम क्या कहेंगे सर, डब्ल्यू ए का मतलब वेट ऑफ ए, डब्ल्यू ए का मतलब वेट ऑफ, भाई घबराओ मत, यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब वेट, वेट का मतलब केमिस्ट्री में मास, तो डब्ल्यू ए का मतलब होगा सर वेट ऑफ ए, डब्ल्यू ए का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ ए। क्या इसी वेट ऑफ ए को हम लोग मास ऑफ ए बोल सकते हैं, क्या इसी को मास ऑफ ए बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। अब वही बात है भाई, डब्ल्यू ए टोटल वेट का मतलब, डब्ल्यू ए का मतलब मास ऑफ ए लेना है, मास ऑफ बी लेना है और मास ऑफ सी लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल ए का लेना है, नंबर ऑफ मोल बी का लेना है और नंबर ऑफ मोल सी का लेना है। लेकिन हम जब मिक्सर को देखे हैं, मिक्सर में मास नहीं दिया था, दिया था क्या मास। हमारा दिमाग इतना तो काम करता है ना इस फॉर्मूले का सहारा लेने का, इस फॉर्मूले के सहारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मास इन ग्राम कितना आएगा, मास इन ग्राम कितना आएगा मेरे भाई, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास आएगा। क्या, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। क्या मेरे भाई, जहां जहां डब्ल्यू ए है, क्या वहां पे नंबर ऑफ मोल ए इंटू मोलर मास ऑफ ए होगा या नहीं होगा, बताओ बताओ। जहां भाई, जहां आपका डब्ल्यू बी है, क्या वहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बी, नंबर ऑफ मोल बी इंटू मोलर मास ऑफ बी, तो रखते जाओ भाई एन बी इंटू एम बी। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी इंटू जो भी है भाई। अब यहाँ से हम करेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही आपका क्या दे देगा, एवरेज मोलिकुलर वेट दे देगा। क्या दे देगा भाई, तो आपको बेसिकली ये बात याद रखना है, इधर का तुम याद रखो ना रखो, तुमको ये बात याद रखना है कि एवरेज मोलिकुलर वेट होना क्या चाहिए किसी भी गैसियस मिक्सर में। बोलो दो बार जोर से, क्या होना चाहिए एवरेज मोलिकुलर वेट, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। भाई यही एक की कोर कंसेप्ट है इसका, इसके अलावा ये तो हम लोग पिछला एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी निकाल पाएंगे ना। हमारे पास अगर माथा रहेगा तो मैथ लगा के कर लेंगे ये बातें, बस आपको ये याद रखना है एवरेज मोलिकुलर वेट। क्या बोले, वो लोग के पास नहीं है, है भाई अब देखो हम नहीं कुछ बोले हैं, वो बोला है कुछ, अच्छा अच्छा दोनों घुटना में है भाई, दोनों तलवा में बोल दो तब ना, पैदल चलने पे सर दर्द करने लगता है लोगों को। तो यहाँ बात करते हैं कोई बात नहीं, होता है, मॉर्निंग मॉर्निंग में थोड़ा टॉनिक मिलना चाहिए। अब यहाँ से बात करते हैं ये लोग फोन साइलेंट होना चाहिए, कोई बात नहीं, मम्मी या पापा का कॉल तो उठा लीजिए, पेरेंट्स का कॉल कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उठा लो, बोल दो क्लास में। अब देखो एवरेज मोलिकुलर वेट क्या होता है, याद रख लोगे, क्वेश्चन पे डायरेक्ट शिफ्ट करें। देखो अलार्म बज रहा था 10:08 हो रहे हैं। अब जाके यहाँ से बात करते, देख भाई पहले तो इसको लिख लो पॉज करके भाई, वैसे इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा फिलहाल, लेकिन पॉज करो, तुम जो नोट्स भेजे थे पीडीएफ बना देना यार, उतना टाइम नहीं होता कि हम पीडीएफ बनाएं। अब जाके यहाँ से बात करते मेरे भाई क्वेश्चन बनाने का, ये क्वेश्चन को थोड़ा और हम
देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आप लोग, बोल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन एंड 3 मोल कौन है, हीलियम। 2 मोल हाइड्रोजन और 3 मोल हीलियम है जो कि प्रेजेंट होता है किसी कंटेनर में। भाई अगर हाइड्रोजन ये भी गैस, हीलियम ये भी गैस, पूछ के मिलेगा क्या कि भाई हम हाइड्रोजन है मिलने, क्या नहीं ना पूछेगा, गैस है दोनों मिक्स हो जाएगा, गैस है दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है हम लोग को अपने समझदारी से भी कि 2 मोल अगर हाइड्रोजन का है, यानी कि हाइड्रोजन और अगर हीलियम दोनों अगर गैस है, दोनों अगर एक ही कंटेनर में है, तो क्या ये गैसियस मिक्सर बनाएगा। पहला हिंट मुझे मिला कि गैसियस मिक्सर बन रहा है, गैसियस मिक्सर बन रहा है बाबू, तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है लिख लो। यहाँ पे H2 का क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया है भाई, 2। यहाँ से हीलियम का क्या दे दिया है, नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया है। देखो यार, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन को NH2 लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम को NH लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ X को क्या लिखेंगे, NX। नॉर्मल सा ये बात हो गया। अब आगे यहाँ से देखो क्या पूछा है भाई, एवरेज मोलिकुलर वेट, क्या पूछ लिया बोलना। अच्छा, फॉर्मूला भी आपको एक ही याद करना हम सिखाए थे, टोटल वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। एक बात पूछें भाई, टोटल वेट चाहिए, यहाँ तुमको हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल मिला है, क्या हम लोगों को याद है कि हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना निकलेगा, कितना भाई यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हमको तो पता है ना कि यहाँ से अगर मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का निकालेंगे तो कुछ नहीं सर, 1 का मास होता है 1, तो यहाँ कितना है 2 का मास 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हीलियम का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अच्छा, टोटल वेट निकालना है, वही वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर ये वाला फॉर्मूला भाई, नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसके सहारे क्या आप लोग जिसका भी मास चाहते हो नंबर ऑफ मोल के टर्म में निकाल पाओगे। यही फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा सर, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का इंटू मोलर मास हाइड्रोजन का, क्या ये मास ऑफ हाइड्रोजन दे देगा। आपको टोटल वेट चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन का वेट और हीलियम के वेट का सम चाहिए। आपको टोटल वेट यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के वेट का सम चाहिए। क्या बोल सकते हो भाई, टोटल वेट में सर ये हुआ हाइड्रोजन का वेट, कैसे, तो इस फॉर्मूला से। कैसे मेरे भाई, इस फॉर्मूला से। आप जोड़ेंगे इसमें किसका वेट, हीलियम का, क्या हो जाएगा सर 3 इंटू 4। अब भाई डिवाइड करेंगे टोटल मोल से, टोटल मोल कितना है 2 + 3 है, टोटल मोल ये ना है। तो ये बातों को ध्यान रखना है कि तुम जो वैल्यू रख रहे हो वो वैल्यू किसका है ना, ये एकदम वही बात है भाई, वो नहीं है। आप जिसके साथ आगे बढ़ रहे हो वो किसका है यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप रख रहे हो एक बार मेक श्योर कर लेना कि वो किसका है। पता चला कि हमको रखना है टोटल मोल, हम रख दिए ये हो जाएगा मोई मोई, समझ में आया। हाँ मेरे भाई, जी हाँ, तो 2 आए यहाँ क्या किए हैं, 2 मोल इंटू उसका मोलर मास, वही ना किए हैं, फिर से कंफ्यूज कर गए क्या, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। अब देखो भाई इसको सोल्व करना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4। रिस्पॉन्सिव बनो ना यार, मुंह का है फुला लिए, थोड़ा सा रोस्टिंग अंदाज होता है, मतलब जवाब देना होता है। 2 गुने 2 क्या होता है जी 4। अच्छा, टेबल नहीं याद है, 17 का टेबल बोलो, नहीं पूर्वाजा के स्टाइल में। बाबू तब तक तू लोग 19 का टेबल याद करो मंजना ओम कश्यप के बारे में नहीं बोला था वीडियो में, तब तक 19 का टेबल याद करो, 19 का टेबल याद है अच्छा ऐसा बोला है क्या, क्या हमको खान सर क्या बोले, मतलब सॉरी पूर्वाजा क्या बोले हैं मतलब डायरेक्टली बोल दिया कि भाई पार्लियामेंट में मुल्क चपाट गुंडा उंडा होता है, सही बोला है। अभी रामकृपाल यादव का भाषण सुने हो, विद्यार्थी को आतंकवादी बोला है, अपने बड़ी शरीफ है, 5-7 को मर्डर केस है उसके ऊपर खुद पे, अब विद्यार्थी को बोला आतंकवादी, क्यों 4 महीना 5 महीना एग्जाम, मई जून जुलाई ना आ गया, 3 महीना से विद्यार्थी पूछ रहा था पेपर लीक रिजिग्नेशन नहीं दिया। अब विद्यार्थी का पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कुछ बोल दिया या कुछ कर रहा है अपने हक के लिए, उसको उग्रवादी बोल दो, आतंकवादी बोल दो, ये सब नेता का अधिकार है। इतना दोगला कानून अभी बन गया है ना भाई, इतना दोगला कानून। कानून ऐसा है कि नेता के लिए अलग कानून है, पुलिस के लिए अलग कानून है, आम जनता के लिए अलग कानून है। ये कैसा भाई, बिजनेसमैन के लिए अलग कानून, यही है ना हमारे देश का भी हालत। सच्ची बताते हैं, ऐसा ऐसा नेता को अभी प्रोटेस्ट के बीच में बस पकड़ा जाना दे, उसके बाद विद्यार्थी जो हालत करेगा अगला दिन से बोलने लायक नहीं छोड़ेगा। हाँ, एगो विधायक पकड़ा था, मार के ना मार दिया,
नहीं वो हमको दिल से यार बुरा लगा, एजेड आदमी था, उनको नहीं मारना चाहिए था। नहीं भाई छोड़ो यार, हम बोलते हैं तुमको हम 500 रुपया देंगे, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। लोग आते हैं भाई, झंडा उंडा लेके लोग पैसा पे आता है, पता है ना। वो भी अभी बाकीपुर में विधान चुनाव होने वाला है, तो पैसा पे लोग को लाया जाता है। पार्टी यही करवे करता है, इसलिए हम लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता है। पढ़ लिख लोगे, हक के लिए लड़ोगे। थोड़ा यार टॉपिक इधर देखते हैं। यहाँ पता है सबसे डर हमको इस बात को लेकर, ये सब अगर पापा जी हमारे सुन लिए ना एक ही बात करते हैं कि पढ़ाना छोड़ दो, नेतगिरी नहीं चाहिए हमको। नहीं वो बोलबे करते पढ़ाना छोड़ दो सब जगह से पढ़ाना छोड़ दो, हमको नेतगिरी नहीं चाहिए। पापा थोड़ा सा डर लगता है बाबूजी से। अब यहाँ से बात करते हैं भाई, 3 दो कितना हो जाएगा 16/5। कितना आंसर आना चाहिए भाई, 5 दिया 15, 5 दूनी 3.2। इसका क्या आंसर हो जाएगा, एवरेज मोलिकुलर वेट। अब एक बात अगर बात किया जाए, एवरेज मोलिकुलर वेट क्या इसका यूनिट के रूप में लिखना होगा, यू या एएमयू लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ा दें भाई, तू लोग पॉज करके नोट कर लो, वीडियो बन रहा है कि नहीं जी। अब यहां से बात करते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम जगह। अरे कामचोर, इनको ये वो काम दिए वो नहीं हो पाया इनसे। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन भाई, देखो तो एक बार पढ़िए क्वेश्चन। बोला है कि फाइंड आउट एवरेज मोलिकुलर वेट। भाई जैसे ही जो चीज दिखता है उसको घेरा मारो। देखो भाई इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, जैसे ही जो चीज दिखता है उसको घेरा मारो। जैसे ही नेता होता दिखता है उसको घेर लो, अपना अकाउंटेबिलिटी मांग लो कि भाई जब बताओ इसका जिम्मेदार कौन है। चलो यहाँ से बात करते हैं, फाइंड आउट एवरेज मोलिकुलर वेट। यहाँ से हिंट मिल गया कि मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाना है। अब आगे क्या दिया है, ऑफ ए गैसियस मिक्सचर। ले भाई साफ साफ बोल दिया कि गैसियस मिक्सचर है। गैसियस मिक्सचर का क्या चाहिए, ठीक है भाई, जो कंटेन करता है वो गैसियस मिक्सचर में क्या 2 मोल किसका है और 3 मोल किसका है N2 और 5 मोल किसका है। अब देख मेरे भाई, नंबर ऑफ मोल O2 का कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया है। नंबर ऑफ मोल भाई N2 का कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल हीलियम का कितना दिया है, 5 मोल दिया है। दिया है या नहीं दिया है। अब आपको चाहिए था एवरेज मोलिकुलर वेट। भाई मुझे लगता है कि होमवर्क देना चाहिए, अब आप लोग बना लो। एवरेज मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला होता है टोटल वेट। क्या होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल मोल। अब देख मेरे भाई एक बात बताता हूँ, टोटल वेट का मतलब होता है, टोटल वेट का मतलब होता है यहाँ 3 मिक्सर में कितने पार्ट है बाबू रे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, यानी कि हर एक का इंडिविजुअल मास का सम न कहलाएगा टोटल वेट। कहने का मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए आपको, उसके बाद वेट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए आपको, उसके बाद वेट ऑफ हीलियम चाहिए आपको। इसको डिवाइड किससे करना है, टोटल मोल। टोटल मोल कितना, 2 + 3 + 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। यही बात से आपको डील करके पढ़ाई करनी है और ये होमवर्क हो जाएगा, बना लोगे आपके बाद। अब सवाल आता है कि सर टोटल वेट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बता दिए वेट का। हाँ सर क्लास पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ हाँ 4 आया है सर, वो नया 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 नाम नहीं पता मुझे। हाँ हाँ पानी पीजिए सर, करते हैं सर पढ़ा के। अब देख भाई यहाँ से ये बात समझ में आया होमवर्क कैसे रहेगा। यहाँ तुमको नंबर ऑफ मोल दिया है, लेकिन वेट लाने के लिए आपको मोलिकुलर मास याद होना चाहिए। वो हम होमवर्क छोड़ते हैं, ये आप लोगों को उम्मीद भी है, भरोसा भी है, कर लोगे। अब चल मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके लिख लो, आपके लिए काम का है, पॉज करके लिख लीजिए, आपके लिए काम का है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गैसियस मिक्सर है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब बनेगा। देखो तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहला हिंट है कि ये गैसियस मिक्सर है। सबसे पहला हिंट क्या है, गैसियस मिक्सर है, जो कि सर 2 ग्राम हाइड्रोजन रख रहा है और 32 ग्राम ऑक्सीजन रख रहा है। 2 ग्राम का मतलब क्या हुआ यार, क्या दिया हुआ है 2 ग्राम का मतलब, 2 ग्राम का मतलब क्या हुआ, ग्राम दिखते ही मुझे मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मास दिया हुआ है। यानी कि यहां से भाई मेरे मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 2 ग्राम। और इसका मतलब सर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है कितना, मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम। आपको क्या चाहिए, कैलकुलेट एवरेज मोलिकुलर वेट। भाई एक ही चीज तुमको पता है यार, एवरेज मोलिकुलर वेट के बारे में एक ही चीज ना पता है, क्या होता है वो,
टोटल मास क्या होता है, टोटल मास या टोटल वेट, टोटल मास या टोटल वेट, टोटल मास या टोटल वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल मोल होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल मोल। एक बात बताऊं, टोटल वेट चाहिए, टोटल वेट का मतलब इस मिक्सचर में जो जो भी है उसका मास का सम हो जाएगा ना। इधर देखो टोटल वेट का मतलब क्या, इस मिक्सचर में जो कुछ भी है उसका क्या, मास का सम। टोटल वेट का मतलब इस मिक्सचर में जो कुछ भी है उसके मास का सम क्या कहलाएगा, टोटल वेट कहलाएगा। टोटल वेट है कौन कौन सा, हाइड्रोजन का मास ही चाहिए था, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है मास, तो हमको यहाँ एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना। 2 + 32 बराबर कितना हो जाएगा, नीचे सर नीचे हो जाएगा टोटल मोल चाहिए, क्या टोटल मोल चाहिए। यहाँ से क्या तुम फॉर्मूला लगा दोगे, नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना हो जाएगा 1 होगा। यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा भाई। देखो 34 बट्टे कितना हो जाएगा 2, डिवाइड करके कितना लाओगे 17 लाओगे, आंसर आया। एक बार देख लो बताओ। हाँ थोड़ा सा क्या इसी प्रोफाइल पे, इसी 3 प्रोफाइल में आपसे पूछा जा सकता है कोई एक प्रोफाइल या तीनों को मिक्स करके, कर पाओगे, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ाएं, अब डिफरेंट टाइप के डेंसिटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देख भाई अब डिफरेंट टाइप के डेंसिटी में सबसे पहला शुरुआत होगा अपना, क्या हुआ यार, अच्छा सबसे पहला डेंसिटी कौन है, हेडिंग देखो कौन है भाई, अब्सोल्यूट डेंसिटी। बस नाम में आप लोग फंस सकते थे इसलिए हम बताएं, जिसको हम लोग नॉर्मल 9th क्लास में डेंसिटी बोलते हैं ना, उसी को अभी क्या बोलोगे, अब्सोल्यूट। बस ये आपको ये बताएगा कि भाई कोई भी मैटर किसी गिवन वॉल्यूम में किस तरीका से पैक्ड है या कितना पैक्ड है, कोई भी मैटर कोई भी सब्सटेंस किसी गिवन वॉल्यूम में कैसे पैक्ड है ये बताएगा आपको। लेट सपोज कि एक क्यूब है, क्या है भाई, एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर मान लो इसका जो भी मान लो कि वॉल्यूम सेम है, इसका क्या है भाई, वॉल्यूम सेम है, और इसमें मान लो मैटर पहला केस में मैटर मान लो सर 10 गो मोलिक्यूल पैक्ड है, दूसरा केस में मान लो 25 गो मोलिक्यूल पैक्ड है। यही चीज बताता है कि सर सेम वॉल्यूम में कितना मैटर कैसे पैक्ड है, वही कौन बताएगा, डेंसिटी बताएगा। कौन बताएगा, एक नॉर्मल सा बात करते हैं मेरे भाई, मान लो इस बॉटल में बात करते हैं, बॉटल का वॉल्यूम सेम हो गया, अब दोनों सेम ही टाइप का, एक बॉटल तो मार्केट में मिलता है ना सेम, मान लो 2 है, ऐसे मान लो 10 गो क्वाइन हम रख दिए, क्या रख दिए, सिक्का, और भाई दूसरे में 20 गो सिक्का रख दिए, दोनों में अरेंजमेंट कैसे है, किस तरीका से क्लोजली पैक्ड है, उसको हम क्या कह देते हैं, डेंसिटी। क्या कह देते हैं, डेंसिटी। बात खत्म मेरे भाई। डेंसिटी नंबर क्लास में पढ़ते आओ, मास बट्टे क्या होता है, वॉल्यूम, मास बट्टे मास डिवाइडेड बाय, वेरी गुड मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका डेंसिटी ज्यादा है, थ्योरी चलेगा अभी का, अभी नॉर्मल सा है, बस टर्मिनोलॉजी है, थ्योरी चलेगा, थोड़ा सा सुन लेना बस काम हो जाएगा। जिस किसी का भी हाइयर डेंसिटी है, इसका मतलब हुआ है ज्यादा मास उसमें सेम वॉल्यूम में पैक्ड होगा। जो अभी यहाँ बताया ना इधर, वही सेम बात वहां लिख दिए हैं। किसी का डेंसिटी अगर ज्यादा है, यानी कि 2 बोतल, एगो में 20 क्वाइन यानी कि 20 सिक्का है, एगो में 10 सिक्का है लग रहा है कि भाई ऐसे तो कोई मार रहा है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, हाइयर डेंसिटी का मतलब है जिसका हाइयर डेंसिटी होगा, जिसका हाइयर डेंसिटी होगा उसमें ज्यादा डेंसली पैक्ड होगा स्ट्रक्चर, जो भी तुम लेते हो, ये बात समझ में आया। जिसका लोअर डेंसिटी है उसका मतलब कम मास वहां पैक्ड होगा, ये बात समझ में आया। अब जाकर हम यहाँ से बात करते बाबू अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक का नाम क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। एक डेंसिटी पढ़ लिए तुम लोग, एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ लिए हो। अच्छा एक मिनट वहां पे एक बात और कर लेते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी का अगर कोई बंदा यूनिट पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, यूनिट, तो भाई उसको एकदम मुंह पे फेंक के मारना है इसका यूनिट। आप सबको पता है मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, या वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है पता, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट ऐसा यूनिट जनरली मीटर क्यूब ही होता है ना। तो यहाँ पे भाई यूनिट इसका डेंसिटी का कितना होगा, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। भाई अब इसको कन्वर्ट करना तो सबको आता है, किलोग्राम से जहां ले जाना होगा लेके चल जाना, मीटर क्यूब से जहां लेके जाना होगा जाके मतलब वहां लेके चल जाइएगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये यूनिट यहाँ पे छूट गया था। अब देखो मेरे भाई रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है, किसको पढ़ना है,
इसी का नाम होता है स्पेसिफिक डेंसिटी, सॉरी ग्रेविटी। इसी का क्या नाम होता है? ये वर्ड सब आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन बनाते टाइम कभी कभी किसी किसी किताब में। रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा नाम में नहीं पता चल रहा है कि रिलेटिव है, यानी कि किसी न किसी के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। पता चल रहा है ना? रिलेटिव का मतलब किसी न किसी के रेस्पेक्ट में पढ़ना। अब यहाँ से हम बात करते हैं ये होता क्या है। कुछ नहीं भाई, किसी भी एक सब्सटेंस का डेंसिटी ले लो, किसी भी एक सब्सटेंस का डेंसिटी ले लो किसी रेफरेंस सब्सटेंस के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। यानी कि हम एक रेफरेंस सब्सटेंस मान लेते हैं, यानी कि जो भी पढ़ाई करते हैं किसी एक चीज को मद्देनजर, यानी कि एक चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं। तो जिस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे उसको हम मान लेते हैं रेफरेंस डेंसिटी उस सब्सटेंस का। मान लेंगे क्या? उस रेफरेंस डेंसिटी के रेस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी पढ़िएगा उसको क्या कह दीजिएगा? रिलेटिव डेंसिटी। वेरी सिंपल, ये रेशियो है भाई। ये क्या है? किसका रेशियो? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। बात खत्म। दो सब्सटेंस का डेंसिटी का रेशियो है। एक वो सब्सटेंस जिसका रिलेटिव डेंसिटी चाहिए और एक वो सब्सटेंस जिसको हम रेफरेंस माने हैं। यानी कि हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि रेफरेंस सब्सटेंस किसको मानेंगे, यही होना चाहिए। तो सुन लो, सॉलिड और लिक्विड के केस में अगर मुझे ऊपर वाला सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड नेचर का लेना है, ऊपर वाला सब्सटेंस कौन लेना है? तो यहाँ रेफरेंस सब्सटेंस का डेंसिटी जो लेते हैं दरअसल वाटर का डेंसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? और जब कभी भी हम ऊपर के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी में पढ़ेंगे इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कह देते हैं। ये इतना सा डिफरेंस था यहाँ पे। यानी कि आपको ये बात समझना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसको कहेंगे? जब किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी आप पढ़ने जाते हो, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? और वाटर को रेफरेंस सब्सटेंस कब मानेंगे? अगर ऊपर वाला जो सब्सटेंस ले रहे हैं वो लिक्विड रहे या सॉलिड रहे, लिक्विड रहे या, यानी कि यहाँ जो तुम सब, अच्छा ऐसे हम बोल सकते हैं भाई, रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्ट में आर डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर डी। ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ ए substance, density of a substance, density of a substance divided by हो जाएगा बाबू density of, नहीं यहाँ पे बात कर density of reference substance, density of REFRENC reference substance। ये इन जनरल बात हुआ। अब हम तुमसे एक बात पूछते हैं, अगर डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस को हम वाटर कब लेंगे पता है? जब ऊपर लेने वाला सब्सटेंस या तो सॉलिड रहे या नहीं तो ये सॉलिड या लिक्विड रहेगा ना ऊपर वाला सब्सटेंस, उस केस में हम रेफरेंस सब्सटेंस को क्या ले लेंगे? वाटर। यही बात हम समझा रहे थे। जब कभी भी रेफरेंस सब्सटेंस वाटर लेते हैं उसको हम क्या कह देते हैं बाबू रे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसको क्या कह देते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कह देते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात खत्म हो गया ये बात। अब हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। देखो, इट टेल्स, यानी कि ये क्या कहता है? तो सर हाउ मेनी टाइम्स ए सब्सटेंस इज डेंसर या लाइटर देन वाटर, या जो भी वाटर लिखने से ज्यादा बढ़िया है रेफरेंस सब्सटेंस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू? यानी कि जो भी आप रेफरेंस सब्सटेंस ले रहे हो उस रेफरेंस सब्सटेंस से कितना गुना भारी या कितना गुना हल्का है, यही कौन बताता है? रिलेटिव डेंसिटी। फिर से सुन लीजिए, हाँ, किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी क्या बताएगा? कि जो हम रेफरेंस सब्सटेंस लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में कितना गुना भारी या कितना गुना हल्का है, ये कौन बताएगा? रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कब कहते हैं? तो जो तुम रेफरेंस लेते हो ना भाई, रेफरेंस सब्सटेंस, वो अगर वाटर हो जाता है उस केस में, स्पेशल केस में क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब एक और क्वेश्चन है मेरा, वाटर कब लीजिएगा? जब ऊपर वाला सब्सटेंस कैसा निकले। ये बात अगर समझ में आया तो आगे हम पढ़ाएंगे बाबू रेफरेंस सब्सटेंस के रूप में एयर भी लेते हैं। कब क्या लेते हैं? लेकिन एयर कब लेंगे पता है? जब ऊपर वाला सब्सटेंस गैस रहेगा। जब ऊपर वाला सब्सटेंस, भाई सिंपल बात है ना, यहाँ सॉलिड और लिक्विड आ गया तो एक ही ना बच रहा है, गैस। तो गैस रहेगा उस टाइम रेफरेंस सब्सटेंस किसको लेंगे? एयर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एयर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एयर। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पेज क्लियर हो गया। अब देख भाई, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, अच्छा जो अभी हम पढ़ा चुके हैं वही बात यहाँ लिखा हुआ है। क्या? देखो तो एक बार, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे कितना प्यारा लाइन लिखा है कि लिक्विड और सॉलिड के लिए बात करोगे। किसके लिए बात करोगे? लिक्विड और, क्या चल रहा है भाई? क्यों हुआ बताओ जल्दी। नहीं भाई, क्यों हंसाया हमको जानना है, तुमको पता है ना? नहीं, विद्या का समझ देंगे भाई। हाँ
फालतू में बात प्रोटेस्ट में खत्म हो जाएगा। मत जाना, कसम का दिया दे दिया तुमको। अब देखो यहाँ से बात करते हैं। फॉर लिक्विड और सॉलिड के लिए बात करना है। किसके लिए बात करना है भाई? किसके लिए बात करना है? लिक्विड और सॉलिड के लिए। यहाँ पे आप किसको लोगे रेफरेंस सब्सटेंस के रूप में? वही बात यहाँ लिखा है। और गैस के लिए जब बात करेगा, या तो तुम हाइड्रोजन को ले लोगे या नहीं तो एयर को ले लोगे, या तो एयर या नहीं तो हाइड्रोजन को। किसके रूप में लोगे? रेफरेंस सब्सटेंस के रूप में लोगे। किसके रूप में? है तो बदमाश भाई तुम। बदमाश तो है तुम लोग। ध्यान यहाँ पे तो ये बात समझ में आ गया। अब सवाल आता है, यहाँ से एक स्पेशल बात निकलेगा। जब हम सर गैस का केस लेंगे, वहां पे रेफरेंस किसको लेंगे? या तो एयर या नहीं तो। अब एक बात हम बोल देंगे यहाँ पे, जब कभी भी रेफरेंस सब्सटेंस के रूप में तुम हाइड्रोजन ले लेते हो, यही एक टर्म बना के दे देता है वेपर डेंसिटी। क्या बना के देता है? ध्यान से भाई, सब आपको क्या बोले हैं, केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स या बायोलॉजी, एक दूसरे के साथ लिंकिंग होता है। देख रहे हो भाई, एक से एक निकलते जा रहा है। बस आपको तह तक जाना है। जब भाई तुम रेफरेंस, भले ही बात रेफरेंस तुम एयर या हाइड्रोजन का कब लोगे? जब तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला सब्सटेंस क्या होगा? गैस होगा। वेरी गुड। ऊपर वाला सब्सटेंस क्या होगा? गैस। तो गैस के केस में या तो तुम एयर लोगे या नहीं तो, अगर तुमको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा तो वो चीज क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी। वो चीज क्या हो जाएगा? और अगर तुम एयर लेते हो, यही बन के आ जाएगा बाबू स्पेसिफिक ग्रेविटी। यही क्या बन जाएगा? दो चीजें यहां से आ गया। एयर अगर रेफरेंस में लेते हैं तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्रिकेट कंपनी नहीं है, एसजी नहीं है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। हाँ, मेरे पास हुआ करता था एसजी का बैट और एक एसएस का बैट होता था, और भी प्रीमियम क्वालिटी का, 13-14 हजार का बैट था उस जमाने में। अब हटाओ यार, याद आओ, एसजी का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब तुम रेफरेंस में हाइड्रोजन लेते हो मेरे भाई, तो यहाँ वेपर डेंसिटी बना देगा। क्या बना देगा? तो तुम इसके बारे में तो अभी तुरंत पढ़ाई करोगे, लेकिन इसके बारे में कुछ सेकंड बाद पढ़ाई करोगे, है ना बुआ? अब यहाँ से हम आपको आगे शिफ्ट करते हैं। ये थ्योरी पूरा क्लियर हुआ भाई, प्योर थ्योरी है। अब इस पे भाई पहला क्वेश्चन आ गया। देखो तो क्या है क्वेश्चन। एक गैस है जिसका क्या दिया हुआ है? रिलेटिव डेंसिटी। प्लीज मेरे भाई, जो दिया हुआ है उसको सर्कल कर लीजिए। क्या दिया हुआ है इतना बताओ? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ले भाई, मोई मोई, एयर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि हम इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो यार, रिलेटिव डेंसिटी अभी फिलहाल रखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 1.25। अब आगे बोलना है, इफ द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ एयर इज 29 ग्राम पर मोल। ये याद भी वैसे जनरल लाइफ के लिए रखना है कि एयर का मोलिकुलर मास होता है 29 ग्राम पर मोल। ये बात याद रहेगा। यानी कि आपको एक बात और दे दिया है। आपको एक बात देखो, एवरेज मोलिकुलर मास की जगह पे यहाँ पे हम सिंपल सा लिख देते हैं। एवरेज मोलिकुलर मास की जगह पे सिंपल सा एम एयर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बउआ? एम एयर। यहाँ से कितना दे दें भाई? 29 ग्राम पर मोल। 29 ग्राम पर मोल। तुमसे क्या पूछा? मोलिकुलर मास ऑफ गैस कितना होगा? मोलिकुलर मास ऑफ गैस कितना होगा, यही पूछा ना। हम तुमसे एक ही बात बोलेंगे मेरे भाई, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ रहे हो या स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ रहे हो, या तुम एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ रहे हो, या तुम वेपर डेंसिटी पढ़ रहे हो, वॉल्यूम सेम रखना है दोनों कंडीशन में। वॉल्यूम क्या करना है? लिख देते हैं। ये चीज जरूरी वाला बात है भाई, जरूरी वाला बात है। देखो यहाँ लिख देते हैं, चाहे आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ना है। एडी का मतलब, एडी का मतलब देखो यहाँ पे भाई, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, दो लोग नहीं समझ पाओगे एडी क्या होता है। तो यहाँ पे एडी, एडी का मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी। एडी का मतलब, अरे तू लोग छोड़ो इसको, कुछ नहीं होता ये। ए और डी मतलब एब्सोल्यूट और डेंसिटी होता है। अब यहाँ से बात करते हैं दूसरा, रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ते बुआ? अरे बोलना, रिलेटिव डेंसिटी होता है। उसके बाद मेरे भाई, उसके देखो यार, एक जगह हम खेलने गए थे, तो मतलब ये वाला ठंडा में नहीं होता है इनामी टूर्नामेंट, ये खेलने गए थे कहीं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे सामने वाला मेरा दोस्त नहीं लेके आया था। वो कहता भाई हल्का सा स्मेल लिया कि भाई ठीक है कि नहीं है। हम बोले हम बोले उसको, खिले साला तुमको कम से कम सोच। ये बात उसको अभी भी कभी बात होता है तो उसको रोस्ट कर देते हैं। चलो बात यहाँ पे करते हैं। एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। एक क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। एक होता है बाबू स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में कुछ अंतर नहीं है, बस एक कॉमन सा अंतर है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, यहाँ रेफरेंस सब्सटेंस किसको लीजिएगा? वो आए स्पेसिफिक ग्रेविटी में एयर लेना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में, एक मिनट, क्या है?
चल अब यहां से हम बात कर लेते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक किए हैं। नहीं रे, नहीं भाई, एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है मेरे से। वो मिस्टेक सिर्फ इतनी है कि जब कभी भी हम लोग एयर या हाइड्रोजन लेंगे वो वेपर डेंसिटी बनाएगा भाई। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक था मेरा। हाँ, यहाँ मिस्टेक था। जब कभी भी हम एयर या हाइड्रोजन लेंगे, भाई हो गया, जब कभी भी हम एयर या हाइड्रोजन लेते हैं किसके रूप में, रेफरेंस के रूप में, वो बनाएगा वेपर डेंसिटी। जब कभी भी वाटर लेते हैं ये बनाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये थोड़ा सा भाई जल्दी, जो भी बोलो भाई, मेरा गलती था, मुझे मान लो कि हमको याद नहीं था, बात करता हूँ। ये क्या था बाबू, ये बनाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या बनाएगा, लेकिन ये क्या बनाएगा, वेपर डेंसिटी। जब कभी भी मुझे रेफरेंस के जगह पे क्या लेना है, एयर या हाइड्रोजन। चलो अब यहाँ से बात कर लेते हैं। तो देखो, तुमको यहाँ पे बात करना है, चाहे एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ना, या रिलेटिव डेंसिटी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी, या वेपर डेंसिटी, इन सभी के केस में सर वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। वॉल्यूम क्या लेना है, वॉल्यूम सेम लेना है। वॉल्यूम क्या लेना है, सेम लेना है। बात खत्म। वॉल्यूम क्या लेना है मेरे भाई, सेम लेना है। अब जाके यहाँ से आगे बढ़े, अब जाके यहाँ से आगे बढ़े। चलो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने क्या था, क्वेश्चन आपके सामने क्या था कि क्वेश्चन कह रहा है कि सर रिलेटिव डेंसिटी अगर इतना दिया है और मास ऑफ एयर इतना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। मेरे से पूछा है कि मोलिकुलर मास निकालना है गैस का, तो क्या हम रिलेटिव डेंसिटी बराबर बोल सकते हैं सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। देखते जाओ, एक एक स्टेप देखो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है ऊपर उसको ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं नॉर्मल डेंसिटी बराबर क्या पड़े हो, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। रख दो ना मेरे भाई, मास ऑफ सब्सटेंस को m सब लिख दें, या और इतना शॉर्ट लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा। हटाओ भाई, इसको हम मास सब्सटेंस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस को शॉर्ट में मास SUB लिख दे, इसका मतलब मास ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या तुमको पता है, कोई भी डेंसिटी पढ़ना है, वॉल्यूम क्या लेना है, सेम लेना है। वॉल्यूम क्या लेना है, अगर पहला केस में वॉल्यूम V होगा तो दूसरा में डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा, मास ऑफ एयर होगा। क्या बोलना भाई, यहाँ जो भी मास ले रहे हो मोलर मास के टर्म में लेना होता है। किस टर्म में लेना होता है, तो यहाँ देख मेरे भाई, अब किसी के मन में आया कि मोलर मास क्यों लेंगे हम, अभी वेपर डेंसिटी हम एक्सप्लेन करेंगे ना। यहाँ जितने भी मास हम मोलर मास ले रहे हैं, जितने भी मास ले रहे हैं किस में ले रहे हैं, मोलर मास। क्यों ले रहे हैं, अभी वेपर डेंसिटी जब हम एक्सप्लेन करेंगे वहां पढ़ाएंगे एवोगाड्रो लॉ। क्या पढ़ाएंगे, वो ये बात कहता है कि सर सेम वॉल्यूम पर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पाया जाएगा सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में। एवोगाड्रो लॉ अगर याद हो, अभी हम पढ़ाएंगे, वो भी ये बोलता है अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन, इस केस में भाई अगर सेम वॉल्यूम का कंटेनर लेते हो ना, तो दोनों वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा गैस के लिए। ये बात समझ में आया। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में सेम हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल भी सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर दोनों में सेम हो जाए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में, यहां से हम नंबर ऑफ मोल के बारे में बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। होता है ना नंबर ऑफ मोल का मतलब, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, दोनों जगह Na तो एवे करेगा, यानी कि दोनों जगह से क्या सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो जाता है तो मास जो भी लेते हो, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मास लेते हो, वो मास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से भाई इतना ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये करने से अभी दिक्कत कर देगी, हो जाएगा आप लोगों को। एक मिनट हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या कहना चाहते हैं, ये हवाबाजी में भी दिक्कत हो जाएगा। क्या नॉर्मल डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम जानते हो, क्या यहाँ मास ऑफ सब्सटेंस बट्टे वॉल्यूम, मेन डिवाइड बाय मास ऑफ एयर बट्टे वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो आगे लेके चलते हैं सर। यहाँ क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ क्या है बुआ, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या तरीका बताए हैं कि ये हो जाएगा मास ऑफ एयर, वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ एयर हो जाएगा। ये आपको पता है कि नहीं पता है, पता है अगर तो यहाँ से क्या निकाले हो, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू क्या हो जाएगा बाबू, मास ऑफ। अब हम तुमको यहाँ से कुछ बात पढ़ाएंगे एवोगाड्रो लॉ पर। किसका बात पढ़ाएंगे, एवोगाड्रो लॉ। देख मेरे भाई यहाँ पे बगल में एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि सर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे सर इक्वल वॉल्यूम कंटेन, एकदम देसी में समझो, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं मेरे भाई, अब अगर हम आपसे एक बात पूछे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कंटेन करता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कंटेन करता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कंटेन करता है, और दोनों क्या है, दोनों गैस है ना यहाँ पे। अब यहाँ से बात करते हैं कि भाई
देखो दोनों गैस हो या ना हो, छोड़ो इसको साइड करते कुछ देख ले, बस इतना देखते हैं कि दोनों का इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल हो गया। हो गया, हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल गिवन रहता है तो नंबर ऑफ मोल तो कैसे जाते हैं, इधर देखो उसको भी रिपीट करो। नंबर ऑफ मोल बराबर एगो फॉर्मूला पढ़े हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय। हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल दोनों केस में सेम हो जाएगा, यानी तो कांस्टेंट में है जी, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों इक्वल वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ मोल कंटेन करेगा। क्या ये मैं बोलूं तो दुख दर्द होगा, नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम बोल देंगे दैट इज नंबर ऑफ मोल सेम, दैट इज नंबर ऑफ मोल सेम। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, इतना क्लियर करो। नंबर ऑफ मोलिक्यूल सेम होगा, ये हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, कि बोल के गुनाह कर दिए, बोल सकते हैं ना बुआ। अब चलो यार, अगर ये तुम बोल सकता है तो एक और फॉर्मूला जानता है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या जानता है भाई, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या जानते हो, मोलर मास। वही भाई मोलर मास, ग्राम मोलर मास, जो भी बोलो तुम ये बोल सक। हाँ कोई बात नहीं, जो आपका फ्लुएंट मतलब फ्रीक्वेंसी बना हुआ है बोलने का वही बोलते रहो, लेकिन कंसेप्ट सीखना है। यहां से मास कितना हो जाएगा बताओ, मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। चलो भाई यही बात चिपका दो यहाँ पे, जहां कहीं भी मास है क्या नंबर ऑफ मोल दोनों का सेम हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में, मास ऑफ सब्सटेंस। क्या बचेगा भाई, अरे यार यहाँ मोलर मास ऑफ क्या बचेगा, मोलर मास क्या बचेगा भाई, अरे यार बोल सकते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास बराबर बोल सकते हैं कि नहीं मास। तो यहाँ मास ऑफ सब्सटेंस के जगह पे नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस इनटू, और नीचे डिवाइड करो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दोनों जगह सेम ला दिए हैं एवोगाड्रो लॉ से। अब यहाँ से क्या जानते हैं, मोलर मास ऑफ एयर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम तुमसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल कैंसिल हुआ, यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, रिलेटिव डेंसिटी होता है सर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास ऑफ एयर, डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास ऑफ एयर। देखो अभी के लिए तो फिलहाल काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग नोट पॉइंट में याद कर लेना, मोलर मास ऑफ एयर होता है 29, मोलर मास ऑफ एयर कितना होता है 29। ये याद रख लेंगे अगर आप लोग तो आपको ही फायदा होगा। क्या ये याद रख लेते हैं क्या, बताओ तो, हो जाएगा ये रिलेटिव डेंसिटी का लफड़ा खत्म। अब यही सेम फॉर्मूला चिपका दो, ये भी एक और फॉर्मूला आ गया, क्या ये सेम फॉर्मूला चिपका दोगे आंसर आ जाएगा, डन है मेरे भाई। अब अगर सेम फॉर्मूला चिपकाएंगे तो तुम ये जानते हो, लेकिन हम क्या इसी बात को डायरेक्टली, अब इतना डेरिवेशन यहाँ नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या, मास ऑफ गैस जो ऊपर में लेना वो हो जाएगा, यानी कि उसका मोलर मास ना होगा बाबू रे, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कितना, सॉरी मोलर मास किसका होगा, मोलर मास किसका होगा, एयर का कितना दिया है 29, रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है 1.25। यहाँ से मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ ना, 29 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। ये था कंसेप्ट, मजा आया भाई। वेपर डेंसिटी का प्रूफ बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलेगा, जाकर देख लेना, सर्च करना प्रूफ वेपर डेंसिटी बराबर मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2, आप सर्च कर लीजिएगा। ये एक ही बंदा दिए हैं, हम पढ़े थे भाई एलएन में एक टीचर से, RKY नाम था उनका, राकेश कुमार यादव, इधर लखनऊ के थे बहुत। हाँ भाई रे तुम राकेश सर का नाम लेके उधर का नाम नहीं याद करो भाई, वो बंदा इतना जेन्युइन बंदा था, फिजिकल केमिस्ट्री को इशारे पे न जाते थे वो। हमको इस बात को लेकर अफसोस है कि सर के फेवरेट स्टूडेंट नहीं बने, वहां के इनऑर्गेनिक वाला मास्टर का तो दोस्त बन गए थे, क्या कि हम हुआ करते थे बैक बेंचर, उनको पूछना भी होता था, लताड़ना भी होता था, प्लस इंटरटेन भी करना होता था, हम तीनों कर देते थे भाई पहला दिन हमको जज कैसे किया पता है, आए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया, हम थे बैक बेंचर, अच्छा पीछे बैठते थे एलएन में। हुआ क्या, वहां से उठा के बोला आओ बोर्ड पे जो बताया बना के दिखाओ। ये 2021 वाला बैच था, कोरोना वाला, लाइव स्ट्रीमिंग भी चलता था क्लास से ही, जो बच्चे नहीं आ पाए एलएन में एडमिशन लेने का बाद उसके लिए मेरा तो भाई हालत खराब हो गया। पहली बार कैमरा अपीयरेंस हमको वहीं मिला है, उसका थोड़ा घबराहट हुआ, गए फिर दिमाग को शांत किए, फिर बोले कि क्या क्या सर बोले हैं थोड़ा याद किए। भाई 5 क्वेश्चन दिए थे हमको टेस्ट करने के लिए, 3 गलती किए 2 सही किए। 3 गलती हुआ था प्रेशर के कारण से, अब तुरंते पढ़ा के भाई कुछ पड़ेगा तो हम विद्वान थोड़े ना कि सब कुछ याद रहेगा। 2 क्वेश्चन सही हुए तो सर एक बात बोले कि बस क्लास में बोल दिया ऐसे ओपनली कि तुमको बस टेस्ट किए थे, कि हमको लगा कि तू लोग बदमाशी करोगे, पहले ही दिन डरा देते धमका देते हैं, लेकिन तू अगर 5 में 2 बनाया हो तो ठीक पढ़ रहे हो, बढ़िया करोगे। वो बोले लेकिन नीट नहीं हुआ, क्या ही करें उनका आशीर्वाद कहीं रह गया पीछे, खैर कोई बात नहीं। लेकिन भाई उसके बाद वो सर से दोस्ती हो गया, बहुत अच्छा लेवल का, चाय वाय पिलाते थे। उसके बाद कभी छुट्टी होता ना वहाँ पे, मंडे टू मंडे मेरा छुट्टी होता था, शाम के निकलते थे तो बोलते चलिए चलो चाय पी जाते हैं, क्या कि हम लोग जहाँ रहते थे उसी के बगल में उनका भी फ्लैट था, जाते थे बकायदा, वरना गाड़ी रखे हुए थे,
गाड़ी नंबर भी याद है 1703 ऐसे कुछ नाम है, RJ, वहाँ का कोई डिस्ट्रिक्ट कोड था, मतलब RTO नंबर होता है ना, और 1703 उनका गाड़ी नंबर था, वरना ब्लैक कार का, ब्लैक मॉडल, मजा आ रहा था। तो ये हो जाता है भाई। आगे बढ़ाएं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देख भाई, रिलेटिव डेंसिटी अगर हो गया तब जाके हम यहाँ से बात करते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये नोट पॉइंट है, याद रखना है भाई, स्पेशल बात है ये। आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है बुआ? 1 ग्राम। इसी को हम कहते हैं, क्या पता है, 1 ग्राम पर ml। क्या कहते हैं? एक बात बता देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को ही बुआ हम, रुको, हाँ सही बोल रहे हो, सेंटीमीटर क्यूब को ही हम सीसी बोलते हैं। सुनो भाई, सेंटीमीटर क्यूब को ही हम क्या कहते हैं? सीसी, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। आए कुछ देखो, सीसी का मतलब होता है भाई बोतल। क्या मतलब होता है? बिहार में बंद है, क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब सरकार के नजर में बंद है, और सरकार का ही आदमी सब आजकल होम डिलीवरी करवाता है, वो अलग बात है। हाँ भाई, बहुत जगह देखते हैं सरकारी का आदमी पकड़ाता है। अभी पटना सिटी में पकड़ाया था वो, हो सकता है कि अभी का जो हमारे बिहार के सबसे मेन है उसी का रिलेशन में कुछ पकड़ाया था। भाई बकायदा पुलिस के पास पैसा पहुंचता है अभी थाना में कि तुम दारू बेच रहे हो, इतना पैसा पहुंचाओ, नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा ट्रक धर लेंगे, तुम्हारा गाड़ी धर लेंगे। किसी में औकात है तो इस बात को गलत साबित करके दिखाते, बात करते हूँ भाई। होम डिलीवरी अभी मान लो कि हम लोग नशा नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर किसी कोई नशेरी है ना, पटना में रूम तक पहुंचता है। ये जब बंद है, आप दावा करते कि मेरा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, तो कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? बाहर में। हाँ, अभी होम डिलीवरी होता है, वो भी घटिया घटिया किस्म का। भाई क्या ही बोले, हटो यार। अब देखो, सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं सीसी, या इसी को बोलते हैं एमएल। क्या बोलते हैं? ये तीनों सेम चीज है, याद रखोगे। एमएल का मतलब होता है मिलीलीटर। मादा लाडले नहीं है भाई। एमएल का मतलब मादा लाडले नहीं है, एमएल का मतलब क्या है? मिलीलीटर। ये यूनिट समझ में आया? यहां से देखो, 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 1 ग्राम पर ml बोलो, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का। किसका बात करते हैं? तुम सबको पता है यार, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। यहीं पे मेरे से मिस्टेक हुआ था, याद आ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और कुछ नहीं है भाई, सब्सटेंस का डेंसिटी को तुम 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ लोगे। यानी कि अगर इसको बोला जाए तो यहाँ से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी SG बराबर बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो वही बात हम बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय होगा 1 ग्राम पर ml। प्लीज यूनिट के साथ लेना, प्लीज यूनिट के साथ लेना, नहीं तो खराब भी कर सकता है। ये हो जाएगा इतना। अब जाकर हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएं। समझ में आ रहा है कि फास्ट हो रहा है? थोड़ा सा इतना ही स्पीड में चलेगा, जरूरत रहेगा तो हल्का और स्पीड करेंगे, क्योंकि बच्चे पता है कि 8 महीना के अंदर आपका सिलेबस, मेरा कोशिश है कि 5 मार्च तक हम खत्म करके दे दें। मेरा सिलेबस 5 मार्च तक हो जाए। हाँ भाई, 5 मार्च। और 5 मार्च इसलिए ये नहीं है कि 5 मार्च तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा। जैसे हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री को राउंड देंगे और उसके बाद तुमको टेस्ट पेपर का इतना चिट्ठा दिया जाएगा। हाँ भाई, पहले फिजिकल केमिस्ट्री इतना चिट्ठा दिया जाएगा टेस्ट पेपर का, और हम बोलेंगे कि भाई एक एक पेपर में जितना फिजिकल केमिस्ट्री ढूंढ के बना दो। इससे हम तुमको लगातार प्रैक्टिस में भी रखेंगे, फिर तब तक इनऑर्गेनिक चलता रहेगा। और जानबूझ कर ऑर्गेनिक क्लास में पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक ज्यादा याद करने वाला है। सच्ची बताते हैं, नीट लेवल पे मैकेनिज्म सुनो, 10 साल में एक बार मैकेनिज्म पूछेगा। हम क्यों एक क्वेश्चन के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दें? इतना मोटा कॉपी बनाने का क्यों जरूरत है भाई? जब एक क्वेश्चन पूछता है तो हम छोड़ के आएंगे ना, हमको सिलेक्शन चाहिए। तो हम पूरा ध्यान देंगे कैसे मेरा जीओसी बहुत ही सुपर हो जाए, नोमेनक्लेचर भाई उतना हो जाए। अब ये मतलब नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे सब कुछ उसी अंदाज में। हम आप लोगों को बोलते हैं कि नोमेनक्लेचर को उतना ही ध्यान देना जिससे हमारा काम निकल जाए। जीओसी पे जितना औकात है पूरा लगा देना है बुआ, आइसोमेरिज्म पे पूरा औकात लगा देना है, क्योंकि आइसोमेरिज्म बढ़िया रहेगा तभी आपका हेलोएल्केन हैलोजन बढ़िया होगा। ठीक, उसके बाद जितना भी कंपाउंड वाले चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन हैलोजन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एमाइन और कार्बो जो एसिड वाला चैप्टर है, उसके बाद भाई बायोमोलिक्यूल, इसको जितना तुम रट सकते हो बायोलॉजी बना दो। हाँ जी, हाँ जी, जी आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ सर, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से बात कर लेते हैं बुआ, सुनो
ये बात समझ में आया? तब तक जैसे आप पढ़ते भी रहोगे लेकिन आपका होमवर्क बढ़ता रहेगा, डेली वो टेस्ट पेपर आपको ढूंढ के लाना है, मतलब हम ला के देंगे। मेरे पास भाई हम ओपनली बताते हैं, मेरे पास एलएन और पीडब्ल्यू इन दोनों काम आपको टेस्ट पेपर करवाएंगे। पता है क्यों? आप भी एक बात जानते हो कि जो टॉपर होता है बोलता है कि हम मल्टीपल पे टेस्ट पेपर दे दिए, और अगर अवेलेबल होगा तो एक राजस्थान का सीएलसी कोचिंग है भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है उसका, एनसीईआरटी ओरिएंटेड टेस्ट होता है। अगर अवेलेबल हम करवा पाए तो जरूर उसको भी प्रैक्टिस करवा देंगे। जितना ज्यादा आप टेस्ट दिए रहोगे ना, उतना ज्यादा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने से गुजरा रहेगा। विश्वास रखिए, अगर आप 50 टेस्ट पेपर भी ईमानदारी से सोल्व कर लिया ना, नीट में आने वाला एक भी क्वेश्चन अलग रहेगा, डाटा अलग रहेगा, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। 100% गारंटी हम लेते हैं। अगर औकात है एनटीए वाले का ना, अगर धांधली ना करे तो तुम लोग उसमें एक एक क्वेश्चन निकाल के लेके आ जाओगे। इस बार तो धांधली पता है किस लेवल पे हुआ है, रिजल्ट ही बदल दिया। बेकार, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब देखो भाई, स्पेसिफिक डेंसिटी वाला ये लोचा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं भुआ दे यार, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड कितना दिया है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है। तो भाई आपको पता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पता है क्यों? 4 डिग्री पे आपको डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है, उसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। भाई कितना हो जाएगा, 2.7 होगा कि नहीं होगा? आंसर सी होगा कि नहीं होगा? ये सब टर्मिनोलॉजी में फंस सकते हैं आप। क्या नहीं, ये सब नहीं बोलना है। मान लो आज ये क्वेश्चन इसको पढ़ाए हैं, जो कंसेप्ट है उसको बदला जाता है, बदला जाएगा। आपको वो नहीं करना है, आप जो सीखते हैं उसको लेके चलिए। एक क्वेश्चन आज या तो तबियत से होता है, डीपीपी हम आपके लिए बना रहे हैं, जो प्रॉमिस किया ना कि भाई 150 क्वेश्चन एक चैप्टर से देंगे, वो बन रहा है। वो जब देंगे तो हर एक टाइप का जहां फंस सकते हो वो ट्रैपिंग क्वेश्चन उसमें रहेगा, प्लस आपको एक बुक बना सकते हो। अब चलो यहां से बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन का। भाई एक बात याद रखना, आपको देखो दो सब्सटेंस के डेंसिटी में आपको देखना है ना, दो सब्सटेंस के डेंसिटी में कंपेयर करना है ना। अब याद रखना, अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालते उसका वैल्यू 1 आ जाए, सॉरी ग्रेटर देन 1 आ जाए, ये डेटा है, याद रखना होगा। रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो जो भी सब्सटेंस ऊपर में वो डेंसर होगा, वो डूब जाएगा। क्या होगा बुआ? रिलेटिव डेंसिटी, ध्यान से सुनो, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या पढ़े हो आप? डेंसिटी ऑफ, बोलना भाई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या पढ़े हैं आप? डेंसिटी ऑफ वाटर एट किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस। मेरा भाई एक बात समझ लेना, ऊपर में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, तुमको बोला गया कि अगर आप ऐसा कुछ वैल्यू लीजिए जिससे सर रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। थोड़ा मैथ लगाते हैं, ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब इसका वैल्यू ज्यादा इसका वैल्यू कम रहेगा, तब तो रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। फॉर एग्जांपल देखो यार, 3/4 करोगे और 4/3 करोगे, किसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा बताओ? इसका वैल्यू 1.33 आएगा, इसका वैल्यू 0.7 समथिंग आएगा, इसका वैल्यू 0.7 समथिंग आएगा, इसका वैल्यू 1.3 समथिंग आएगा। सर आप क्या देख रहे हो, नीचे का वैल्यू ज्यादा होता है तो सर ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आ गया, नीचे का वैल्यू कम है सर तो ओवरऑल वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है। ये बात समझ में आया? वही बात यहाँ पे भी है, जब कभी भी रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ऊपर वाला सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में? पानी के रेस्पेक्ट में। तो पानी में वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आया? अब भाई यहाँ पे कम रहेगा तो पानी में तैरता रहेगा, है ना। अब बात करते हैं 1 रहेगा तो दोनों का डेंसिटी बराबर हो जाएगा। 1 आ गया रिलेटिव डेंसिटी निकालने पे, तब पूछा कि दोनों के डेंसिटी में कैसा रिलेशन, क्या बोलोगे? यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना देगा, खास करके असर्शन रीजन हालत खराब कर देगा अगर जिस बच्चे को ये याद नहीं रहेगा। तो इमेजिन करो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्वेश्चन पूछा है और आपको ये डेटा याद नहीं है, आपको ये डेटा याद नहीं है, क्या बना पाओगे असर्शन रीजन? वो तो चलेगा कि क्या चल रहा है, वहां बोल देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका इतना है, अब बोल देगा रीजन में कि भाई ये डूब जाएगा या तैरते रहेगा, पता भी चलेगा अगर ये याद नहीं रहेगा। तो प्लीज याद रखना भाई, असर्शन रीजन के लिए सब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में असर्शन रीजन आते हैं। क्या हुआ भाई? डूबने को रहेगा, तैरते तैरते को रहेगा, एकदम बीच में रहेगा। हाँ बायंसी वाला कंसेप्ट लगा, वो हमको फिजिक्स यहाँ नहीं घुसाना है, पता चला। ये बात समझ में आया? अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं वेपर डेंसिटी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? ये और कुछ नहीं है, तुम लोगों को पता है ना बाबू, रिलेटिव डेंसिटी में क्या पढ़े थे आप लोग कि सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस से डिवाइड किए थे, और अगर रेफरेंस सब्सटेंस या तो एयर हो जाए या हाइड्रोजन गैस हो जाए, वो वाला केस क्या बन जाता है? रिलेटिव डेंसिटी कन्वर्ट हो जाता था वेपर डेंसिटी में। कहने का मतलब फिर से देखो, रिलेटिव डेंसिटी आप पढ़े थे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, क्या पढ़े थे मेरे भाई? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस।
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, नहीं भाई रेफरेंस माने थे ना, रेफरेंस सब्सटेंस आरएस, रेफरेंस सब्सटेंस भाई रिलेटिव डेंसिटी वही ना पढ़े थे। अब हम क्या बोले हैं, जब रेफरेंस सब्सटेंस अगर एयर या वाटर हो जाए, क्या सॉरी एयर या H2 हो जाए, क्या हो जाए बुआ, तो इस केस में ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं रह के क्या बन जाता है, वेपर डेंसिटी। वही पढ़ना है। देखो क्या है, वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। एक मिनट, ये लैंग्वेज क्या बोल दिया देखो मेरे भाई, एक मिनट शुक्ला जी, ये क्या है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, बताओ। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, हम बोल सकते हैं सर, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, गिवन वॉल्यूम के लिए जो मास होगा उसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज को पकड़ो, गिवन वॉल्यूम के लिए जितना मास होता है उसी को एक टर्म में क्या बोल देते हैं, यहाँ क्या बोला है, वेपर डेंसिटी क्या है, रेशियो है, क्या है बुआ रे, किसका रेशियो है सर, मास। हो सकता है कि मंडे को क्लास नहीं ले पाएंगे, नहीं भाई तबीयत अगर मेरा खराब हुआ है तब लगेगा ही 2-3 दिन लगेगा। हो कि ये सर दर्द और हल्का सा फीवर ही रहे, कुछ और रहा तो फिर लगेगा टाइम, लेकिन फिर भी मेरे में हिम्मत रहा ऐसे खराब हो जाने का, हल्का फुल्का बर्दाश्त करके क्लास हम ले लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो जिम्मेदारी होता है उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ से बात करते हैं, देखो रेशियो चाहिए आपको किसका, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से सुन मेरे भाई, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को आप बोल दोगे डेंसिटी ऑफ गैस। थोड़ा सा सुन, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को आप बोल दोगे सर, गिवन वॉल्यूम के जो मास होता है उसको क्या कहते हैं, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को आप डेंसिटी ऑफ गैस बोलोगे, या भाई गैस बोलो या वेपर बोलो, बात तो एक ही ना है। यानी कि मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ वेपर बोलो या मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस बोलोगे, उसको क्या कर दोगे, डेंसिटी ऑफ गैस बोल दोगे। और सर इसका रेशियो डेंसिटी ऑफ गैस को हम इस रूप में लिखे हैं बस, तो डेंसिटी ऑफ गैस टू क्या होगा सर, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि जितना वॉल्यूम ऊपर लिए हैं उतना ही वॉल्यूम का हाइड्रोजन गैस का मास ले लीजिएगा। सर सेम वॉल्यूम का मास, सेम वॉल्यूम का मास, सेम वॉल्यूम का मास डेंसिटी होता है, यानी कि आपको यहाँ वेपर डेंसिटी क्या पढ़ना है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या यही बात हम पढ़े थे वहां पे कि गैस के केस में रेफरेंस सब्सटेंस क्या लेते हैं, गैस के केस में रेफरेंस, भाई 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 एक मिनट, कहाँ गया यार, यहाँ बोले थे कि गैस केस में रहे, गैस का केस रहेगा तो रिलेटिव डेंसिटी में यहाँ जो है रेफरेंस सब्सटेंस या तो एयर ले लेंगे या फिर, तो क्या यही रिलेटिव डेंसिटी अब जाके यहाँ पे वेपर डेंसिटी बदल जाता था, कैसे बदला, क्यों बदला, ये बातें समझ में आया। अब मुझे लगता है कि आपसे यहाँ पे कितना भी डीप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा तू लोग यहाँ का महारत रहोगे, बात समझ में आया। है थ्योरेटिकल टॉपिक लेकिन है इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल यहाँ से कम बनेगा लेकिन एक्सरसाइज एकदम पागल कर देगा अगर बना दिया तो। अब मेरा कोशिश है कि इसको भी हम सही कर दें, अब ये हो जाएगा क्या, अब जाके यहाँ से बात करते हैं मेरे भाई। देखो अच्छा ये देखना है यार, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब ये सब हम डेंसिटी देख रहे होंगे, ये बात तो पहले से भी पता है आपको, ये तो पहले से भी पता है। अब जाके यहाँ बात करते हैं वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या वेपर डेंसिटी बराबर, यहाँ से बोल सकते हैं क्या वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस, क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मेरे भाई तुम लोगों को फिर से एवोगाड्रो लॉ सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहा था कि अगर सर सेम टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन लेते हो, कौन सा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन अगर आप लेते हैं तो उस टाइम में इक्वल वॉल्यूम जो गैस का होगा वो इक्वल मोलिक्यूल रखता है, इक्वल मोलिक्यूल रखता है, यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय एन। कहने का मतलब मेरे भाई अगर इक्वल, देखो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एक बार तो पढ़ा चुके हैं, फिर से देख लो, एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ आपको ये कहता है कि सर एट सेम पीएनटी, एट सेम पीएनटी, पी का मतलब प्रेशर, टी का मतलब टेम्परेचर, एट सेम पीएनटी सर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेन इक्वल EQUAL, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ से आपको क्लियर बता दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। यहाँ से क्या बता दिया गया बुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, क्या तुम जानते हो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एन, क्या तुम सभी भाई लोग जानते हो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एन। यहाँ से तुम बोल सकते हो कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल
काहे को, काहे के सर सेम ये है और ये तो कांस्टेंट है, अगर ये सेम है ये कांस्टेंट, जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू नंबर ऑफ मोल का आएगा। यहाँ से हम क्या समझ लिए कि नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, यहाँ से हम क्या समझ लिए, नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा। डेंसिटी का मतलब आप सबको पता है कि मास बट्टे वॉल्यूम होता है, क्या होता है। चलो भाई यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, तो वेपर डेंसिटी बराबर तुम लोग जो पढ़े हो डेंसिटी ऑफ गैस, उसको हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस बोल देंगे मेरे भाई। पहला केस का डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा। यानी कि मेरे भाई आपको पता है कि सर यहाँ पे हम जानते हैं वी नो, हम क्या जानते हैं दोनों का वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो बराबर हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है भाई, बराबर हो जाता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के। यानी कि यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग तो भाई ये तो कैंसिल भी ना हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। बहु एक फॉर्मूला और हम इसमें इसको अब आगे ले जाने के लिए वो और फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल बराबर मास बट्टे मोलर मास, नंबर ऑफ मोल बराबर मास बट्टे मोलर मास, वही भाई जो बोलते हो आप ग्राम मोलिकुलर मास, जो भी चीज मोलर मास हो जाएगा। चलो इसको यहाँ मास ऑफ गैस सही है, क्या मास बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास किसका लोगे यार, गैस का ना लोगे। आज सर नीचे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा। अब तुमसे हम एक बात पूछते हैं, ये से ये तो कैंसिल होगा, क्यों, एवोगाड्रो चर्चा के कारण से, किसके कारण से बोल रखा है कि इक्वल नंबर इक्वल वॉल्यूम कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसके चक्कर में इक्वल नंबर ऑफ मोल हो जाता है एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं, तुमको क्या मिला यहाँ से, वेपर डेंसिटी बराबर क्या मिल रहा है बाबू रे, मोलिकुलर मास ऑफ गैस क्या मिल रहा है, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन आप सबको पता है कि 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको रटवा तो सब देगा, क्या प्रूफ आप लोग कर लिए, क्या एक्चुअल कंसेप्ट तक पहुंच गए, ये था कंसेप्ट, हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं भाई, देखो पॉज करके नोट करो भाई। देखो यार अगर इस लेवल की पढ़ाई चाहिए वो भी ऑफलाइन में, वो भी सस्ता, आ जाओ डॉल्फिन क्लास में। नीट का सिलेक्शन केमिस्ट्री से नहीं रुकने देंगे, बायोलॉजी से नहीं रुकने देंगे, फिजिक्स से नहीं रुकने देंगे। अगर आप में डेडिकेशन है आप डॉल्फिन क्लास जरूर विजिट करिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। अगर हमारे साथ मिलकर 5 मार्च तक पढ़ाई कर लेते हो तो 5 मार्च को हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नीट 2027 का जो डॉक्टर 50 बैच है उसके लिए, डॉक्टर 50 का मतलब है मेरा एक है टारगेट कि ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं सबको बनाना है डॉक्टर, साथ ही मेरे से जो पूरे साल में ऑनलाइन में कनेक्ट रहेंगे सबको डॉक्टर बनाना है, कम से कम 50 बच्चों का। अब देखते हैं आप लोगों का कितना साथ रहता है, आप लोग पढ़ाई बस करते रहिए, है ना बउआ। चलो तू लोग की बात समझ में आया भाई, अब आगे बढ़ा दे। अब यहाँ से अगर आगे हम बात करें, अब अगर यहाँ से हम आगे बात करें तो सर क्या है अपने पास ये भाई वही बात है, जितना भी हम भाषण दिए है ना सब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे देख लो भाई सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब पता है ये क्या है, मेरा हैंड रिटन, तुम लोगों को तो पता ही है मेरा हैंड रिटन नोट्स है, थोड़ा सा एआई का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे पीपीटी में उतना लिखना पसंद नहीं है। नोट्स बना के उस पर जल्दी जल्दी लिखा जाएगा, जो पढ़ाना रहेगा उसके तुरंत बाद उसको दे दिए एआई को, बोलेंगे भाई इमेज बना के दे दो, है हैंड रिटन नोट सब कुछ। अब जाके यहाँ से बात कर लेते हैं। देख भाई ये सब तुमको पता है, पूरा प्रूफ करके बता दिए, यही है यहाँ का, आपको याद भी रखना है। तो अभी जिसको हम घेरा मरवा है वो ये फॉर्मूला था, मोलर मास अपॉन 2। अब जाके यहाँ से हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोला है कि सर सेम टेम्परेचर पे वेपर डेंसिटी कितना है, किसी का 22 है, वेपर डेंसिटी कितना है 22 है। देखो अच्छे से, एट द सेम टेम्परेचर वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्लियर लिख दिया है, साफ साफ लिख दिया है, लेकिन वेपर डेंसिटी गैस का ना है। यहाँ पे क्या दिया है बाबू, वेपर डेंसिटी गैस का दे दिया। आपसे पूछा मोलिकुलर मास कितना होगा, तुम सबको पता है वेपर डेंसिटी बराबर होता है सर जिसका वेपर डेंसिटी उसी का मोलिकुलर मास। भाई लिख लो, जिसका वेपर डेंसिटी उसी का, ये तुम लोग के लिए नहीं लिख रहे हैं, उधर जो ऑनलाइन को एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उन लोग लिख रहे हैं। जिसका वेपर डेंसिटी क्या बाबू रे, जिसका वेपर डेंसिटी उसी का, कुछ बोलेगा, जिसका वेपर डेंसिटी उसी का मोलर मास लेना पगलो। वॉल्यूम बोला है ना तुम लोग, अच्छा तो यहाँ से देखो मोलर मास, जिसका तुम वेपर डेंसिटी ले रहे हो उसी का मोलर मास है, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला में क्या पढ़े हो, या वेपर डेंसिटी कितना 22 दिया हुआ था, 22/2 कितना हो जाएगा 11। कहाँ पे आंसर है भाई, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ सर ये बात आपकी छोटी ऑप्शन है, कोई गलती क्या 11 बैच वाले सब बोल दिया ये पेपर डेंसिटी दिया हुआ मतलब मार्क कैसे। सुनो अब हम बता देते हैं कंडीशन क्या है, एट सेम टेम्परेचर पे क्या दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ
गैस, इस बात को घेर लो भाई अगर दिक्कत हो रहा है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस हम क्या बोले, जिसका वेपर डेंसिटी उसी का हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। टाइम है मेरे पास 11 बजे, रहने देते हैं, कल पढ़ा देंगे। मतलब मोल कंसेप्ट, सॉरी, इसको बताने का एक अलग तरीका है। जेई में 2007 या कुछ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है। हम इसको बता देंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन कल वाला क्लास में। तब तक राधे राधे बच्चों। बार बार बोलता हूँ बच्चे, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। 5 मार्च को आपका सिलेबस हो जाएगा प्रॉपर टेस्ट के साथ, आपको बस पढ़ाई करनी है। अगर आपको यही सेम अंदाज आपको ऑफलाइन में फील करना है और अगर पटना अवेलेबल हो सकते हैं, जरूर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। इसको पढ़ लीजिए बच्चे, सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का अगर प्रूफ तब ले पाएंगे जब आप प्रॉमिस कर लोगे कि सर एक एक दिन क्लास करेंगे और एक एक चीज हमको याद रहेगा जो क्लास में पढ़ाइएगा। फिर मेरा आप सभी बच्चों से गारंटी हो सकता है कि आप बच्चे को हम सिलेक्शन करवा देंगे। बस आपको इतना करना होगा हमारे साथ। मिलता हूं बच्चे, राधे राधे। हाँ, जय श्री राम। और कुछ